भैया को दियो बाबुल महले दो महले, हमको दियो परदेस। अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश। आज से लगभग 700 साल पहले अमीर खुसरो ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तो उन्होंने सोचा होगा कि सैकड़ों साल बाद तस्वीर बदलेगी और बेटियों के हिस्से में शायद विदेश ना आए। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ अपना ही लिखा हुआ एक संस्मरण, जिसे मैंने शीर्षक दिया है काहे को ब्याहे विदेश। बहुत अच्छे से याद नहीं, पर मेरी उम्र 10 वर्ष से ज्यादा की नहीं रही होगी। साल होगा 1990 या 91, दुर्गा पूजा के बाद और दिवाली से पहले का समय। हम बच्चे दालान पर खेल रहे थे। दोपहर का वक्त था। तभी मैंने देखा कि मेरे गांव की एक दादी 2 औरतों के साथ हमारी तरफ आ रही थी। उन दोनों औरतों का वेशभूषा देखकर आश्चर्य हुआ। लंबा घाघरा, कमर तक की ब्लाउज और उस पर बहुत लंबा चौड़ा दुपट्टा जो सिर पर भी डाल रखा था। हाथों में भरी भरी चूड़ियां और सबसे अनोखी माथे पर गोल वाला मांग टीका। हम सब बच्चे उनको ही देखने लगे। ऐसा पहनावा हम कभी कभी बंजारों को देखा करते थे, पर ये तो कुलीन लग रहे थे। उस समय ना तो संचार माध्यम इतना बढ़िया था, ना ही हमारी उम्र इतनी थी कि हम सब कुछ समझ पाते। हालांकि घर में पोर्टेबल टेलीविजन आ चुका था, पर उस पर गिने चुने कार्यक्रम ही थे। सब बच्चे उत्सुकता भरी निगाहों से उन्हें मेरे आंगन की तरफ जाते हुए देखते रहे। मन किया कि साथ में जो दादी थी उनसे पूछ लूं, पर ये सोचकर कि कहीं मेहमानों को बुरा न लग जाए, नहीं पूछा मैंने। वो तीनों आंगन की तरफ बढ़ी और हम खेलने में जुट गए, पर मेरा मन बार बार आंगन की तरफ जा रहा था। खेलते हुए भी मन उधर ही लगा था। पता नहीं मैं खेलने में मगन हो जाऊं और वो सब लौट जाए। सारे बच्चों को खेलने का मन था। ये हमारी दिनचर्या में आवश्यक रूप से शामिल था, तो रोकना भी ठीक नहीं लग रहा था। अपना खेल कूद अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी खत्म कर मैं आंगन पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। दोनों मेहमान मेरी दादी के पास बैठी थी और सबकी आंखें गीली थीं। गला भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद तो वो दोनों मेहमान हिचकियां लेने लगी और दादी से कुछ कह रही थी। मेहमानों की भाषा थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी और नहीं भी। मैथिली में कोई और भाषा मिली हुई थी, पर दादी शायद उनके भाव से उनकी बातों को समझ रही थी। मैं भी दादी के पास आकर खड़ी हो गई और उन दोनों को गौर से देखने लगी। बच्चों की आदत होती है, अगर वो किसी को रोते देख लें तो रोने वालों की आंखों में ही झांकते रहते हैं। साथ ही मुझे आश्चर्य इस बात का भी था कि उन्होंने मांग टीका क्यों पहना है, और वो भी अलग तरीके का। और मांग टीका हमारे यहाँ पर सिर्फ विशेष अवसरों के लिए ही होता था, तो क्या आज उनके लिए कोई विशेष दिन है? माँ ने चाय नाश्ता दिया, फिर सब पुरानी बातें करने लगे। नाश्ता करते हुए उनकी बातों से लग रहा था जैसे कोई पुरानी बात याद कर रहे हो। माँ और दादी मैथिली बोल रही थी, पर वो दोनों मैथिली मिश्रित कोई और भाषा। लगभग 1 घंटे बाद उन दोनों ने नम आंखों से दादी के पैर छुए और मेरी माँ के हाथों में कुछ पैसे रखे और आंगन से विदा हुई। मेरे पेट में इतनी देर से तितलियां उड़ रही थी। मैं दौड़ी दादी के पास और सवालों का सैलाब ला दिया। ये दोनों कौन थी? ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? आप इन्हें जानती हैं? और ये रो क्यों रही थी? माँ को पैसे क्यों दिए?
अरे चुप कर, दादी ने बीच में ही रोक दिया। वो दोनों भी तुम्हारी तरह इसी गांव की बेटियां हैं, यहीं खेल कर बड़ी हुई हैं, पर किस्मत। दादी ठंडी सांस लेते हुए रुक गई। क्या किस्मत दादी? इनके बाप ने बहुत दूर ब्याह दिया इन्हें, राजस्थान। जाने में 3 दिन लगते हैं। ब्याह के बाद ना इन्हें कोई लिवाने गया, ना किसी ने वहां से इन्हें लाया। आज 22 साल बाद मायके आई हैं। कहते हुए दादी का गला फिर भर आया। पर दादी, इतनी दूर क्यों ब्याहा? हमें तो ज्यादा पता नहीं बेटा, पर इनके माँ बाप को शायद पैसे भी नहीं लगे थे इनकी शादी में। और तो और सब कहते हैं कि वहां के लोग पैसे देते हैं। हैं दादी, बेटी के ब्याह में पैसे? और दादी, ब्याह तो अपनी जाति में करते हैं ना, तो राजस्थान में भी? हाँ हाँ, इनकी जात के लोग वहां भी हैं। और हमारी? मेरे मन पर अजीब भय का साया मंडराया। अरे नहीं जे बुचिया, हमारी जाति नहीं है, और हो भी तो हम नहीं ब्याहेंगे। दादी के चेहरे पर गंभीरता वाली मुस्कुराहट थी, पर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्नों के साथ एक भय व्याप्त हो गया, जो बड़े होने तक खुद सोचने समझने की स्थिति आने तक बना रहा। बड़े होकर इस बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला सिर्फ वो दोनों ही नहीं, मेरे गांव की और भी 4 बेटियां राजस्थान में ब्याही गई हैं और आज तक मायके नहीं आ पाई। आज से इतने साल पहले लैंगिक विषमता का यह भयानक उदाहरण देखने को मिल गया था। आज भी कुछ राज्यों में बिहार झारखंड से लड़कियां ले जाई जाती हैं। पता नहीं कुछ लोगों में इतनी उदासीनता क्यों है बेटियों को लेकर। उनके लिए बेटियों का पैदा होकर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर गांव में किसी को तीसरी या चौथी बेटी होती तो बड़े बुजुर्ग कहते, बचेगी थोड़े ना। तब समझ नहीं पाती उनकी बात को, पर सच में 1-2 हफ्ते के भीतर बच्ची के मरने की खबर आ जाती। आज अपने घर से इतनी दूर रहती हूँ, फिर भी जब चाहूँ 7-8 घंटे में घर पहुंच सकती हूँ, पर हर पर्व त्योहार में जाना नहीं हो पाता, और जब नहीं जा पाती तो एक हुक सी उठती है कलेजे में। सोचती हूँ इन्होंने कैसे सहा होगा उस हुक को, कैसे संभाला होगा सब कुछ। जहां मायके में चापाकल पर 2 हाथ चलाकर जितना मन उतना पानी भर लेती थी, कैसे ससुराल में सिर पर घड़ा रखकर हीनों चलती होंगी पानी के लिए। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इतनी दूर ब्याहा, और ब्याहा तो कभी पलटकर देखा भी नहीं। कैसा लगता होगा इन्हें हर पर्व त्योहार में। 15-16 वर्ष की उम्र में ब्याही गई बेटियां 22 सालों में राजस्थान का पहनावा ही नहीं अपनाया, बचपन में बोली गई अपनी मातृभाषा को भी भूलने लगी थी। वो ये भी भूल गई कि हमारे यहाँ बेटियां मायके में सिर पर आंचल से मुक्त होती हैं। इतने सालों बाद गांव आकर अपने जवान माता पिता को बूढ़ा देखकर उनकी आंखों में आंसू तो आए ही होंगे, पर वो आंसू प्रेम के होंगे या नफरत के या फिर गुस्से के। ऐसे बहुत से प्रश्न मचते हैं और इशारा करते हैं इन प्रश्नों के मूल कारण की ओर। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लगाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम खुद जागृत ना हो। आशा करें कि कुछ सालों में ये तस्वीर बदले। ये संस्मरण इतना ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भारती कुमारी का ही लिखा हुआ संस्मरण काहे को ब्याहे विदेश। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी, और जुड़े रहिए आप किस्सा कहानी।